हेलो दोस्तों, टीचिंग गुरु में आपका फिर से स्वागत है। तो अब हम ऐसा रिवीजन के रूप में मैराथन क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि प्रतीक शिवालिक सर की बुक है ये। तो इसको एक मैराथन की तरह हम लोग कंप्लीट करेंगे। इसमें बहुत अच्छे कंटेंट दिए हुए हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं पहला यूनिट से। ये यूनिट 4th है उनकी बुक में, लेकिन हम स्टार्ट यहाँ से कर रहे हैं। स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप, विद्यालय संगठन और नेतृत्व। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक नई जोश और नई ऊर्जा के साथ। तो तैयारी लगे रहिए और क्लासेस देखते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है परिचय। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा नीति की कार्यसूची में विद्यालय नेतृत्व वर्तमान समय में एक प्राथमिकता बन गया है। यह शिक्षक की प्रेरणाओं और क्षमताओं के साथ साथ विद्यालय के वातावरण और पर्यावरण को प्रभावित करके स्कूल के परिणामों को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विद्यालय शिक्षा की दक्षता और भागीदारी में सुधार हेतु प्रभावी विद्यालय नेतृत्व आवश्यक है। विद्यालय नेतृत्व की जिम्मेदारियों को उन नीतियों के माध्यम से परिभाषित किया जाना चाहिए जिनसे शिक्षण और अधिगम में सुधार किए जाने की सबसे अधिक संभावना है। तो नेक्स्ट है नेतृत्व लीडरशिप। जब भी हम किसी संगठन की सफलता की कहानी सुनते हैं तो हमें तुरंत उनके नेताओं की याद आ जाती है। क्या आप बिल गेट्स के बिना माइक्रोसॉफ्ट, अंबानी के बिना रिलायंस इंडस्ट्रीज, नारायण मूर्ति के बिना इन्फोसिस और JRTD टाटा के बिना टाटा कंपनी या अजीम प्रेमजी के बिना विप्रो की कल्पना कर सकते हैं? आप कहेंगे कि ऐसे महान नेताओं के बिना सफलता पाना संभव नहीं है। नेता हमेशा किसी भी संगठन की सफलता और उत्कृष्टता के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आइए हम नेतृत्व की अवधारणा, इसके महत्व और अच्छे नेताओं के गुणों को समझने का प्रयास करते हैं। लोगों के व्यवहार को संगठनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए स्वेच्छा से प्रयास करके प्रभावित करने की प्रक्रिया ही नेतृत्व कहलाती है। नेतृत्व ही किसी व्यक्ति की उसके अनुयायियों के साथ अच्छे पारस्परिक संबंध बनाए रखने की क्षमता को इंगित करता है और उन्हें संगठनात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए योगदान करने के लिए प्रेरित करता है। किसी उद्यम की सफलता में नेतृत्व सबसे महत्वपूर्ण कारक है। यह किसी समूह के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए स्वेच्छा से प्रयास करने हेतु लोगों को प्रभावित करने की प्रक्रिया है। एक अच्छे नेता के गुणों पर कई विशेषज्ञों द्वारा शोध किए गए हैं। एक अच्छा नेता के गुणों में शामिल है साहस, इच्छा शक्ति, निर्णय, ज्ञान, अखंडता, शारीरिक ऊर्जा, विश्वास, नैतिक गुण, निष्पक्षता, जीवन शक्ति, निर्णायकता, सामाजिक कौशल आदि। लेकिन ये सभी गुण एक व्यक्ति के पास न हो तो हो सकते हैं और न ही हमेशा उनकी सफलता में मदद कर सकते हैं। व्यक्तियों के किसी समूह को एक समान उद्देश्य की दिशा में एक साथ काम करने के लिए प्रेरित करने का अभ्यास ही नेतृत्व है। यह स्वयं की या अन्य प्रभावशाली हस्तियों की अवधारणाओं पर आधारित है। नेतृत्व इन विचारों के दूसरों तक प्रभावी ढंग से संप्रेषित करने और कंपनी को विकास की ओर ले जाने के अतिरिक्त जिम्मेदारियों को उठाने और व्यक्तिगत रूप से बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने की एक कला है। प्रभावी नेतृत्व न केवल स्वयं के लिए बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणादायी होता है। यह महसूस करना भी महत्वपूर्ण है कि बेहतर विकास की संभावनाओं हेतु संगठन के संसाधनों को प्रभावी ढंग से निर्देशित करने के लिए नेताओं के पास महत्वपूर्ण विचार कौशल होने चाहिए। यदि आप निकट भविष्य में एक प्रेरक और प्रभावी नेता के रूप में सफल होना चाहते हैं तो आप में भी यह कौशल होना चाहिए। नेता और उसके नेतृत्व कौशल किसी भी संगठन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेतृत्व उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसमें वह लोगों के व्यवहार को इस प्रकार प्रभावित करती है कि वे समूह के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए स्वेच्छा से और उत्साहपूर्वक प्रयास करते हैं। एक नेता ने अपने अनुयायियों या अधीनस्थों के साथ अच्छे पारस्परिक संबंध बनाए रखने और उन्हें संगठनात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करने के लिए प्रेरित करने की क्षमता होनी चाहिए। नेतृत्व की विभिन्न परिभाषाएं। जॉर्ज टैरी के अनुसार नेतृत्व लोगों को प्रभावित करने की वह गतिविधि है जिसके द्वारा वे समूह उद्देश्यों के लिए स्वेच्छा से प्रयास करते हैं। हेराल्ड कुंट के और हेंज वेहरिच के अनुसार नेतृत्व लोगों को प्रभावित करने की वह कला या क्रिया है जिससे वे सामूहिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए स्वेच्छा से और उत्साहपूर्वक प्रयास करते हैं। तीसरा डेफिनेशन है ग्लोक के अनुसार नेतृत्व पारस्परिक व्यवहारों का एक समूह है जिसे उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सहयोग हेतु कर्मचारियों को प्रभावित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। नेतृत्व एक प्रक्रिया और गुण दोनों है।
किसी संगठित समूह के सदस्यों की गतिविधियों को समूह के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए निर्देशित और समन्वित करने के लिए गैर प्रभावकारी प्रभाव का उपयोग करना ही नेतृत्व की प्रक्रिया कहलाती है। गेन एंड स्ट्रोक के अनुसार एक विशेषता के रूप में नेतृत्व उन गुणों या विशिष्टताओं का समूह है जो उन लोगों को मिला होता है जो सफलतापूर्वक इसके प्रभाव का प्रयोग करते हैं। नेतृत्व प्रभावी नेतृत्व से तात्पर्य है कार्यों को समय पर पूरा करना और न्यूनतम लागत पर लक्ष्यों को प्राप्त करना है। नेतृत्व की विशेषताएं। उपरोक्त परिभाषाओं के परीक्षण से नेतृत्व की निम्नलिखित महत्वपूर्ण विशेषताओं का पता चलता है। नेतृत्व किसी व्यक्ति की दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता को दर्शाता है। नेतृत्व दूसरों के व्यवहार में परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। नेतृत्व नेताओं और अनुयायियों के बीच पारस्परिक संबंधों को इंगित करता है। संगठन के सामान्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए नेतृत्व का प्रयोग किया जाता है। नेतृत्व एक सतत प्रक्रिया है। नेतृत्व की कुछ अन्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। दूसरे के व्यवहार को प्रभावित करना। बिल्कुल किसी व्यक्ति की संगठन के अन्य कर्मचारियों के व्यवहार को प्रभावित करने की वह क्षमता नेतृत्व कहलाती है जिसके प्रभाव से वे किसी सामान्य उद्देश्य या किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्वेच्छा से एक दूसरे का सहयोग करते हैं। दूसरा है पारस्परिक प्रक्रिया। यह नेता और अनुयायियों के बीच एक पारस्परिक प्रक्रिया है। नेता और अनुयायियों के बीच संबंध तय करता है कि संगठन के लक्ष्यों को कितनी कुशलता और प्रभावी ढंग से पूरा किया जाएगा। तीसरा है सामान्य संगठनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति। नेतृत्व का उद्देश्य किसी संगठन में लोगों को सामान्य संगठनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में काम करने के लिए मार्गदर्शन करना है। एक नेता आम लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लोगों और उनके प्रयासों को एक साथ समायोजित करता है। नेक्स्ट है सतत प्रक्रिया। नेतृत्व एक सतत प्रक्रिया है। किसी नेता को हर बार अपने कर्मचारियों को मार्गदर्शन करना होता है और उनकी निगरानी भी करनी होती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके प्रयास निर्धारित दिशा में जा रहे हैं और वे अपने लक्ष्यों से विचलित नहीं हो रहे हैं। नेक्स्ट है समूह प्रक्रिया। यह एक समूह प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक लोग एक साथ एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हैं। एक नेता अनुयायियों के बिना नेतृत्व नहीं कर सकता है। स्थिर स्थिति पर निर्भर। यह स्थिति से संपन्न होता है क्योंकि यह उपस्थित स्थितियों से निपटने पर निर्भर करता है। इस प्रकार नेतृत्व की कोई एक सर्वश्रेष्ठ शैली नहीं होती है। नेता शब्द की उत्पत्ति नेतृत्व से हुई है। नेतृत्व के गुण रखने वाले व्यक्ति को एक नेता के रूप में जाना जाता है। नेतृत्व पर चर्चा करते समय नेता अनुयायी संबंध को समझना महत्वपूर्ण है। कई बार किसी संगठन की सफलता का श्रेय नेता को दिया जाता है लेकिन अनुयायियों को उचित श्रेय नहीं दिया जाता है। अनुयायियों से संबंधित कई कारक जैसे उनका कौशल ज्ञान, प्रतिबद्धता, सहयोग करने की इच्छा, टीम भावना आदि किसी व्यक्ति को एक प्रभावी नेता बनाते हैं। कहा जाता है कि अनुयायी ही नेतृत्व को स्वीकार करके किसी व्यक्ति को अच्छा नेता बनाते हैं। इसलिए यह माना जाना चाहिए कि नेतृत्व प्रक्रिया में नेता और अनुयायी दोनों ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेतृत्व का महत्व। नेतृत्व किसी भी संगठन को सफल बनाने में एक महत्वपूर्ण कारक है। इतिहास बताता है कि कई बार किसी संगठन की सफलता और असफलता के बीच का अंतर ही नेतृत्व कहलाता है। प्रसिद्ध प्रबंधन सलाहकार स्टीफन कोवे ने उपयुक्त रूप से उल्लेख किया है कि प्रबंधक महत्वपूर्ण होते हैं लेकिन स्थायी संगठनात्मक सफलता के लिए नेता ही महत्वपूर्ण होते हैं। एक नेता ने न केवल अपने अनुयायियों को संगठनात्मक लक्ष्यों के लिए प्रतिबद्ध करता है बल्कि आवश्यक संसाधनों को भी समायोजित करता है। साथ ही वह लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अधीनस्थों का मार्गदर्शन करता है और उन्हें प्रेरित भी करता है। संगठन को प्राप्त निम्नलिखित लाभों से नेतृत्व के महत्व पर चर्चा की जा सकती है। नेतृत्व लोगों के व्यवहार को प्रभावित करता है और उन्हें संगठनात्मक लाभ के लिए सकारात्मक रूप से अपनी ऊर्जा का योगदान करने के लिए तैयार करता है। अच्छे नेता हमेशा अपने अनुयायियों के माध्यम से अच्छे परिणाम देते हैं। एक नेता व्यक्तिगत संबंध बनाए रखता है और अनुयायियों को उनकी ज़रूरतों को पूरा करने में मदद करता है। वह आवश्यक विश्वास, समर्थन और प्रोत्साहन प्रदान करता है और इस तरह एक अनुकूल कार्य वातावरण का निर्माण करता है। नेता संगठन में आवश्यक परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वह लोगों को पूरे मन से परिवर्तनों को स्वीकार करने के लिए एक सहमत, स्पष्ट और प्रेरित करता है। इस प्रकार वह परिवर्तन के प्रतिरोध की समस्या पर काबू पा लेता है और इसे न्यूनतम असंतोष के साथ प्रस्तुत करता है।
एक नेता संघर्षों को प्रभावी ढंग से संभालता है और संघर्षों से उत्पन्न होने वाले प्रतिकूल प्रभावों की अनुमति नहीं देता है। एक अच्छा नेता हमेशा अपने अनुयायियों को अपनी भावनाओं और असहमति को व्यक्त करने की अनुमति देता है, लेकिन उपयुक्त स्पष्टीकरण देकर उन्हें मना लेता है। नेता अपने अधीनस्थ को प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। एक अच्छा नेता हमेशा अपने उत्तराधिकारी का निर्धारण करता है और एक सुचारू उत्तराधिकारी प्रक्रिया में मदद करता है। नेक्स्ट है कार्यवाही प्रारंभ करना। नेतृत्व वास्तविकता में काम शुरू होने से पहले ही प्रारंभ होता है। एक नेता वह व्यक्ति होता है जो काम शुरू करने के लिए अधीनस्थों में नीतियों और योजनाओं का संचार करता है। प्रेरणा प्रदान करना। एक नेता कर्मचारियों को वित्तीय और गैर वित्तीय प्रोत्साहन देकर प्रेरित करता है और कार्य को कुशलता से करता है। ध्यान रहे कि प्रेरणा ही किसी व्यक्ति के जीवन में प्रेरक शक्ति होती है। तो नेक्स्ट है मार्गदर्शन प्रदान करना। एक नेता न केवल कर्मचारियों की देखभाल करता है बल्कि उनके काम में उनका मार्गदर्शन भी करता है। वह अधीनस्थों को निर्देश देता है कि वे अपना काम प्रभावी ढंग से कैसे करें ताकि उनका प्रयास व्यर्थ न जाए। आत्मविश्वास पैदा करना। एक नेता कर्मचारियों के प्रयासों की स्वीकृति देता है, उन्हें उनकी भूमिका स्पष्ट रूप से समझाता है, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उनका मार्गदर्शन करता है। वह कर्मचारियों की शिकायतों और समस्याओं का समाधान भी करता है, जिससे संगठन के प्रति उनमें विश्वास पैदा होता है। कार्य वातावरण का निर्माण। एक अच्छे नेता को कर्मचारियों के साथ व्यक्तिगत संपर्क बनाए रखना चाहिए और उनकी समस्याओं को सुनना चाहिए और उनका समाधान करना चाहिए। वह हमेशा कर्मचारियों की बातों को सुनता है और असहमत की स्थिति में उपयुक्त स्पष्टीकरण देकर उन्हें अपनी बात से सहमत होने के लिए राजी करता है। संघर्षों के मामले में वह उन्हें सावधानी से संभालता है और इसे संगठन पर प्रतिकूल प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए अनुमति नहीं देता है। वह एक सकारात्मक और कुशल कार्य वातावरण संगठन के स्थिर विकास में मदद करता है। नेक्स्ट है समन्वय। एक नेता संगठनात्मक लक्ष्यों सहित कर्मचारियों के व्यक्तिगत हितों को एकीकृत करता है और उन्हें एक इकाई के रूप में समन्वित करता है। उत्तराधिकारी बनाना। एक नेता अपने अधीनस्थों को इस तरह से प्रशिक्षित करता है कि वे उसकी अनुपस्थिति में भविष्य में आसानी से सफल हो सकें। वह भविष्य के नेताओं का निर्माण करता है, परिवर्तन को प्रेरित करता है। एक नेता बिना अधिक प्रतिरोध और असंतोष के संगठन में किसी भी बदलाव को स्वीकार करने के लिए कर्मचारियों को सहमत, संतुष्ट और प्रेरित करता है। वह सुनिश्चित करता है कि कर्मचारी परिवर्तनों के बारे में असुरक्षित महसूस न करें। अक्सर किसी संगठन की सफलता का श्रेय उसके नेताओं को दिया जाता है, लेकिन किसी को यह नहीं भूलना चाहिए कि वे अनुयायी ही होते हैं जो किसी नेता को उसके नेतृत्व को स्वीकार करके सफल बनाते हैं। इस प्रकार नेता और अनुयायी सामूहिक रूप से नेतृत्व को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक अच्छे नेता के गुण। नेतृत्व के लिए एक दृष्टिकोण इस बात पर जोर देता है कि एक सफल नेता बनने के लिए एक व्यक्ति में कुछ विशेष गुण होने चाहिए। इस दृष्टिकोण का मानना है कि कुछ विशिष्ट गुणों के आधार पर नेताओं का गैर नेताओं से पृथक किया जा सकता है। इनमें से कुछ गुणों को नीचे समझाया गया है। पहली है शारीरिक विशेषताएं। ऊंचाई, भार, स्वास्थ्य, स्वरूप जैसी शारीरिक विशेषताएं किसी व्यक्ति के भौतिक व्यक्तित्व को निर्धारित करती हैं। ऐसा माना जाता है कि अच्छी शारीरिक बनावट लोगों को आकर्षित करती है। स्वस्थ और सहनशीलता किसी नेता को कड़ी मेहनत करने में मदद करता है, जिससे दूसरे लोग उसी गति से काम करने के लिए प्रेरित होते हैं। नेक्स्ट है ज्ञान। एक अच्छे नेता के पास आवश्यक ज्ञान और योग्यता दो होनी चाहिए। केवल ऐसा ही व्यक्ति अधीनस्थों को सही ढंग से निर्देश दे सकता है और उन्हें प्रभावित कर सकता है। नेक्स्ट है सत्यनिष्ठा। एक नेता में उच्च स्तर की सत्यनिष्ठा और ईमानदारी होनी चाहिए। उन्हें नैतिकता और मूल्यों के बारे में दूसरों के लिए एक आदर्श होना चाहिए। पहल। एक नेता में साहस और पहल के गुण होने चाहिए। उसे अपने रास्ते में आने वाले अवसरों की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसे अवसर का लाभ उठाना चाहिए और संगठन के लाभ के लिए उसका उपयोग करना चाहिए। संचार कौशल। एक नेता को अच्छा संचारक होना चाहिए। उसके पास अपने विचारों को स्पष्ट रूप से लोगों को समझाने की क्षमता होनी चाहिए। उसे न केवल एक अच्छा वक्ता होना चाहिए बल्कि एक अच्छा श्रोता, शिक्षक, परामर्शदाता और प्रेरक भी होना चाहिए। प्रेरणा कौशल। एक नेता को एक प्रभावी प्रेरक होना चाहिए। उसे लोगों की ज़रूरतों को समझना चाहिए और उनकी ज़रूरतों को पूरा करके उन्हें प्रेरित करना चाहिए। नेक्स्ट है आत्मविश्वास। एक नेता में उच्च स्तर का आत्मविश्वास होना चाहिए। उसे कठिन से कठिन समय में भी अपना आत्मविश्वास नहीं खोना चाहिए।
वास्तव में यदि नेता में आत्मविश्वास की कमी है तो वह अपने अनुयायियों को विश्वास प्रदान नहीं कर सकता। नेक्स्ट है निर्णय लेने की क्षमता। कार्य के प्रबंधन में नेता को निर्णायक होना चाहिए। एक बार जब वह किसी तथ्य के बारे में आश्वस्त हो जाता है तो उसे दृढ़ रहना चाहिए और बार बार राय नहीं बदलनी चाहिए। नेक्स्ट है सामाजिक कौशल। एक नेता को अपने सहयोगियों और अनुयायियों के साथ मिलनसार और मैत्रीपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। उसे लोगों को समझना चाहिए और उनके साथ अच्छे मानवीय संबंध बनाए रखने चाहिए। हालांकि हमें यह याद रखना चाहिए कि सभी नेताओं में अच्छे नेता के सभी गुण होने जरूरी नहीं हैं। वास्तव में किसी व्यक्ति में नेतृत्व के सभी गुणों का होना संभव ही नहीं है, लेकिन इन गुणों के बारे में समझ नेतृत्व करने वाले लोगों को प्रशिक्षण और सचेत प्रयासों के माध्यम से उपलब्धि हासिल करने में मदद करती है। नेतृत्व के अनिवार्य गुण: ईमानदारी, प्रतिनिधित्व, संचार, स्वजागरूकता, कृतज्ञता, सीखने की दक्षता, प्रभावशाली व्यक्ति। नेक्स्ट है नेतृत्व की शैलियाँ। नेतृत्व व्यवहार और शैलियों से संबंधित कई सिद्धांत हैं। शोध अध्ययनों से कुछ ऐसे गुणों और विशेषताओं का पता चला है जो एक नेता में होनी चाहिए। हालांकि ये निर्णायक नहीं है क्योंकि कई लोगों में ये गुण हो सकते हैं लेकिन वे नेता नहीं हो सकते हैं। नेतृत्व शैलियों को वर्गीकृत करने के लिए कई आधार हैं। नेतृत्व शैलियों का सबसे लोकप्रिय वर्गीकरण प्राधिकार के उपयोग पर आधारित है। प्राधिकरण के उपयोग के आधार पर नेतृत्व की कुछ मूल शैलियाँ हैं। पहला है लोकतांत्रिक नेतृत्व। भागीदारी या सुविधात्मक नेतृत्व। एक लोकतांत्रिक नेता कार्य योजना विकसित करता है और अपने अधीनस्थों को परामर्श से निर्णय लेता है। वह उन्हें निर्णय लेने में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस तरह के नेतृत्व शैली आजकल अधिक सामान्य है क्योंकि नेता यह भी मानते हैं कि लोग सबसे अच्छा प्रदर्शन करते हैं यदि उन्हें अपना लक्ष्य निर्धारित किया है। यह इसके नाम की तरह ही स्पष्ट है। लोकतांत्रिक नेतृत्व में अपनी टीम की राय और प्रतिक्रिया के आधार पर लोकतांत्रिक तरीके से निर्णय लेते या तोड़ते हैं। हालांकि नेता ही होता है जो अंतिम निर्णय करता है एवं उसकी हर राय मायने रखती है। यह सबसे प्रभावी और सरल नेतृत्व शैलियों में से एक है क्योंकि यह कर्मचारियों को अपनी आवाज़ उठाने की अनुमति देती है। इसके साथ ही उन्हें दूसरों की राय का सम्मान करने और अधीनस्थों को अपने कर्तव्यों का पालन करने और संगठनात्मक उद्देश्यों को पूरा करने में सहायता करने की भी आवश्यकता होती है। वे समूह के भीतर बलों का उपयोग करके अधिक नियंत्रण रखते हैं। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि यह उस नेतृत्व शैली को संदर्भित करता है जहां नेता सभी निर्णय स्वयं लेता है। नेक्स्ट है निरंकुश नेतृत्व। सत्तावादी, दमनात्मक या प्रधान नेतृत्व। एक निरंकुश नेता आदेश देता है और अपने अधीनस्थों से उन आदेशों का पालन करने की अपेक्षा करता है। जब नेता इस शैली का अनुसरण कर रहा होता है तो संचार केवल अधीनस्थ के साथ नेता द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार कार्य करने के लिए केवल एक दिशी कार्य के रूप में प्रभावी होता है। यह लोकतांत्रिक नेतृत्व के बिल्कुल विपरीत है जिसमें कर्मचारियों की राय पर विचार नहीं किया जाता है। इस शैली के नेता दूसरों से अपेक्षा करते हैं कि वे अपने द्वारा लिए गए निर्णयों का पालन करें जो दीर्घावधि में एक अस्थायी दृष्टिकोण नहीं है। इसमें नेता हठधर्मी होता है अर्थात न बदलता है और न ही विरोध चाहता है। उसका अनुसरण इस आधार पर किया जाता है कि परिणाम के आधार पर पुरस्कार या दंड दोनों दिए जा सकते हैं। यह नेतृत्व शैली कई स्थितियों में उत्पादकता प्राप्त करने में प्रभावी होती है, जैसे कि एक कारखाने में जहां पर्यवेक्षक समय पर उत्पादन के लिए जिम्मेदार होता है और उसे श्रम उत्पादकता सुनिश्चित करनी होती है। इससे त्वरित निर्णय लेने में भी सुविधा होती है, लेकिन इसमें भिन्नताएं भी हैं। नेता सभी की राय सुन सकते हैं, अधीनस्थों के विचारों और चिंताओं पर विचार कर सकते हैं, लेकिन निर्णय उनका अपना ही होता है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि यह एक ऐसी शैली को संदर्भित करता है जहां नेता अंतिम निर्णय लेने से पहले अपने अधीनस्थों से परामर्श करता है। नेक्स्ट है अहस्तक्षेप की शैली। प्रतिनिधि या हैंड्स ऑफ नेतृत्व। अहस्तक्षेप का अर्थ है उन्हें करने दो। यह शैली सबसे कम हस्तक्षेप देने वाली शैली है और इस दृष्टिकोण वाले नेता यह सुनिश्चित करते हैं कि अधिकार कर्मचारियों के पास ही हो। वैसे तो यह नेतृत्व शैली सशक्त कर सकती है, परंतु यह विकास को सीमित भी कर सकती है, इसलिए इसे नियंत्रण में रखा जाना चाहिए। शोध के अनुसार हस्तक्षेप नेतृत्व सबसे कम संतोषजनक और सबसे कम प्रभावी होता है। ऐसा नेता शक्ति के उपयोग में तब तक विश्वास नहीं करता जब तक कि यह अत्यंत आवश्यक न हो। इसमें अनुयायियों को अपने स्वयं के उद्देश्यों और उन्हें प्राप्त करने के तरीके तैयार करने के लिए उच्च स्तर की स्वतंत्रता दी जाती है। समूह के सदस्य अपने स्वयं के कार्यों पर काम करते हैं
और स्वयं समस्याओं का समाधान करते हैं। प्रबंधन केवल उनका समर्थन करने और उन्हें सौंपे गए कार्य को पूरा करने के लिए तथा आवश्यक जानकारी प्रदान करने के लिए होते हैं। इसके साथ ही अधीनस्थ कार्य करने की जिम्मेदारी लेता है। स्थिति के आधार पर एक नेता आवश्यकता पड़ने पर इन शैलियों के संयोजन का प्रयोग करना भी चुन सकता है। यहाँ तक कि एक हस्तक्षेप नीति वाले नेता को भी काम करते समय कुछ नियमों का पालन करना होता है और एक लोकतांत्रिक नेता को आपातकालीन स्थिति में अपना निर्णय स्वयं लेना पड़ सकता है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि यह एक ऐसी शैली को संदर्भित करता है जहाँ नेता अपने अधीनस्थों को निर्णय लेने की पूर्ण स्वतंत्रता देता है। नेक्स्ट है रणनीतिक नेतृत्व। रणनीतिक नेतृत्व वरिष्ठ टीम और कर्मचारियों के बीच एक सेतु का काम करता है। इस शैली को अपनाने वाले नेता यह सुनिश्चित करते हैं कि जब कोई निर्णय लिया जाता है तो कार्यकारी हित और टीम के लिए काम करने की स्थिति दोनों स्थिर होता है। रणनीतिक नेतृत्व कंपनी के मुख्य संचालन का नेतृत्व करता है और इसके विकास के अवसरों का समन्वय करता है। नेता एक ही समय में कई कर्मचारी स्तरों का समर्थन कर सकता है। नेक्स्ट है परिवर्तनकारी नेतृत्व। इस प्रकार के नेतृत्व को हमेशा कार्यों और क्षमताओं को बदलने और सुधारने को लक्ष्य होता है। कार्य और कार्यक्रम निर्दिष्ट किए जा सकते हैं और इस शैली का पालन करने वाले नेता कर्मचारियों को अपनी सीमाओं को लगातार आगे बढ़ाने के लिए कह सकते हैं। ज़्यादातर वृद्धि सांकृतिक कंपनियां इस तरह की नेतृत्व शैली ही अपनाती हैं। नेक्स्ट है समव्यावहारिक नेतृत्व। यह आज एक बहुत ही सामान्य नेतृत्व शैली है जो कार्रवाई और पुरस्कार की अवधारणा पर आधारित है। उदाहरण के लिए किसी कर्मचारी या टीम को कंपनी द्वारा निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन या बोनस प्राप्त हो सकता है। नेक्स्ट है प्रशिक्षक शैली नेतृत्व सचेत नेतृत्व। यह नेतृत्व शैली व्यक्तिगत टीम के सदस्यों को अपनी ताकत और प्रतिभा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करते हुए बड़े विकास पर ध्यान केंद्रित करती है। हालांकि यह रणनीति और लोकतांत्रिक नेतृत्व शैली के समान है, परंतु यहाँ ध्यान व्यक्ति पर अधिक होता है। नेतृत्व की प्रशिक्षक शैली में व्यक्तिगत शक्तियों की पहचान करना और उनका पोषण करना और टीम के लिए रणनीति तैयार करना शामिल है ताकि वे अच्छी तरह से और सफलतापूर्वक मिलकर काम कर सकें। नेक्स्ट है नौकरशाही नेतृत्व। इस प्रकार की नेतृत्व शैली पुस्तकों के अनुसार होती है। हालांकि इस दृष्टिकोण वाले नेता कर्मचारियों और उनकी राय को सुनते हैं, लेकिन कंपनी को लोकाचार या नीति के खिलाफ जाने की स्थिति में वे इसे नकार या अस्वीकार कर सकते हैं। नौकरशाही नेतृत्व प्रतिभाशाली नेतृत्व अनुयायियों को प्रेरित करने और के लिए किसी प्रतिभा को नियुक्त करता है। नेता एक साझा दृष्टिकोण की दिशा में एक टीम को एकजुट करने के लिए वाकपटु संचार कौशल का प्रयोग करते हैं। हालांकि करिश्माई नेताओं के स्वभाव के कारण वे खुद को टीम से बड़ा देख सकते हैं और महत्वपूर्ण कार्यों से चूक सकते हैं। दूरदर्शी नेतृत्व संबंध नेतृत्व। दूरदर्शी नेतृत्व भविष्य पर केंद्रित होता है। इस प्रकार के नेता सहयोग, भावनात्मक बुद्धिमत्ता और टीम वर्क को प्रोत्साहित करते हैं। गति विन्यासित नेतृत्व। गति विन्यासित नेता महत्वाकांक्षी मानक निर्धारित करते हैं। वे अक्सर पूर्णतावादी होते हैं और यह नेता कर्मचारियों से सीमित मार्गदर्शन के साथ लक्ष्यों को पार करने की अपेक्षा भी कर सकता है। नेक्स्ट है स्थितिपरक नेतृत्व। स्थितिपरक नेता स्थिति या टीम की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपनी प्रबंधन शैली को बदलते हैं। यह नेतृत्व शैली क्रिया है और यह स्वीकार करती है कि परिवर्तन ही एकमात्र स्थिर प्रक्रिया है। नेक्स्ट है विद्यालय नेतृत्व पर दृष्टिकोण पर्सपेक्टिव ऑन स्कूल लीडरशिप। परिवर्तनकारी नेतृत्व। परिवर्तनकारी नेता संगठन के सभी स्तरों पर आए पाए जा सकते हैं। ऐसे नेता दूरदर्शी, प्रेरक, साहसी, जोखिम लेने वाले और विचारशील होते हैं। परिवर्तनकारी नेताओं में चमत्कारी गुण होते हैं जो आमतौर पर विशेषता सिद्धांत से भी जुड़े होते हैं और इस बात की पुष्टि करते हैं कि कोई भी अकेला सिद्धांत अनेकों शिक्षकों व स्थितियों पर नियंत्रण करने के लिए पर्याप्त नहीं है। नेताओं को संगठनात्मक सदस्यों में सर्वोत्तम गुणों को विकसित करने और संस्था के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सिद्धांत को व्यवहार में लाने में सक्षम होना चाहिए। अनुयायियों के विकास में नेताओं की भूमिका पर स्पष्ट ध्यान देना परिवर्तनकारी नेतृत्व की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। परिवर्तनकारी नेतृत्व वह नेतृत्व है जिसमें नेता अनुयायियों के साथ इस तरह से अंतःक्रिया करते हैं जो संगठन में उनकी रचनात्मकता और प्रेरणा को बढ़ाते हैं। बर्न्स 1978। परिवर्तनकारी नेता अनुयायियों के साथ जुड़ते हैं, उनकी आंतरिक प्रेरणा और आत्मविश्वास पर ध्यान केंद्रित करते हैं। संस्था के नेता नियमित रूप से अपने बारे में अच्छा महसूस करने के लिए कर्मचारियों को सदस्यों की मदद करते हुए
संस्था के सदस्यों में सर्वोत्तम गुण लाने में सक्षम होते हैं। परिवर्तनकारी नेता मूल रूप से नियोजित या इच्छित से अधिक प्राप्त करने के लिए दूसरों को प्रेरित करने का प्रबंधन करते हैं। वे एक सहायक संगठनात्मक वातावरण बनाते हैं जहां व्यक्तिगत आवश्यकताओं और मतभेदों को स्वीकार किया जाता है और उनका सम्मान किया जाता है। विश्वास और सम्मान का निर्माण भी अनुयायियों को साझा लक्ष्यों की उपलब्धि के लिए काम करने के लिए प्रेरित करता है, जिसका अर्थ है कि परिवर्तनकारी नेता संगठन के मिशन और दृष्टि के प्रति प्रतिबद्धता के इस माध्यम से अनुयायियों को सामान्य भलाई पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करने में सक्षम होते हैं। परिवर्तनकारी नेतृत्व मूल्यों और जो नैतिक रूप से सही हैं पर आधारित होते हैं। इस प्रकार यह व्यावसायिकता के प्रति दिशात्मक समर्पण सुनिश्चित करता है और संगठनात्मक सदस्यों की उच्च क्रम की आवश्यकताओं को सक्रिय करता है। पारस्परिक सिद्धांत की तरह परिवर्तनकारी सिद्धांत में विश्वास, आपसी सम्मान और प्रेरणादायक बंधन बनाने के लिए संबंध बनाने पर बहुत जोर दिया गया है। बॉस के परिवर्तनकारी मॉडल के अनुसार संगठनात्मक सदस्य अपने स्वयं के हितों के बजाय पहले टीम या संगठनात्मक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इस मंच के साथ संगठनात्मक सदस्य बिना संघर्ष या स्वार्थपूर्ण विचारों के साथ भागीदारीपूर्ण लोकतांत्रिक निर्णय लेने की दिशा में अधिक प्रभावी ढंग से योगदान करने की अधिक संभावना रखते हैं। कोट, स्टीर्स और टेरबो 1995 द्वारा किए गए शोध का उद्देश्य सिंगापुर में शिक्षक के व्यवहार और छात्रों के प्रदर्शन पर परिवर्तनकारी नेतृत्व के प्रभाव की जांच करना था। बहुकारक नेतृत्व प्रश्नावली जैसे उपकरणों का उपयोग करके स्कूल के शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों से आंकड़ों को एकत्र किया गया था। श्रम व्यवहारिक नेतृत्व की तुलना में परिवर्तनकारी नेतृत्व को संगठनात्मक प्रतिबद्धता, संगठनात्मक नागरिकता व्यवहार और शिक्षक संतुष्टि की भविष्यवाणी करने के लिए में अतिरिक्त सकारात्मक प्रभावों से जुड़ा पाया गया है। लीथवुड और अन्य द्वारा किए गए एक अन्य अध्ययन में पता चला है कि परिवर्तनकारी नेतृत्व का स्कूल की स्थितियों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। स्कूल की स्थिति में संगठनात्मक संस्कृति, योजना, अनुदेशात्मक सेवाएं, नीतियां और प्रक्रिया आदि शामिल है। हालांकि परिवर्तनकारी नेतृत्व की कुछ आलोचनाएं भी हैं जो इस बात पर जोर देती हैं कि एक नेता अपनी भूमिका कैसे निभा सकता है। परिवर्तनकारी नेतृत्व की प्रशिक्षित या सिखाया जाना बहुत कठिन है क्योंकि यह कई नेतृत्व सिद्धांतों का समायोजन है। हालांकि इसमें यह जटिलता इस बात पर निर्भर करती है कि शैक्षिक संदर्भ में इतना प्रभावी क्यों है। शिक्षण में इस जटिलता के कारण परिवर्तनकारी नेतृत्व को केवल संबंधों के निर्माण के लिए विशेषता सिद्धांत, विशेषताओं और पारस्परिक गुणों पर बहुत अधिक भरोसा करने की सलाह दी जा सकती है। आलोचकों के अनुसार यह मॉडल नेता के परिवर्तनकारी गुणों पर बहुत अधिक जोर देता है, जिससे इस धारणा को बल मिलता है कि प्रधानाचार्य विद्यालय में नेतृत्व का एकमात्र स्रोत है। हालांकि लीथवुड और जंजी 2000 के अनुसार उनका परिवर्तनकारी नेतृत्व मॉडल यह नहीं मानता है कि प्रधानाचार्य संगठन में नेतृत्व का एकमात्र स्रोत होगा और शिक्षकों तथा अन्य हितधारकों के साथ नेतृत्व साझा करने के संगत होगा। लीथवुड और जंजी कार्य सहयोगात्मक नेतृत्व सिद्धांत की आवश्यकता का समर्थन करता है जो संस्थान में स्पष्ट है। हालांकि परिवर्तनकारी नेतृत्व अपने आप में एक सशक्त सिद्धांत है, यह सहभागी और वित्तीय सिद्धांतों के समर्थन के बिना उतना ही प्रभावी नहीं होगा जिसकी चर्चा इस अध्याय में बाद में की जाएगी। वे लीथवुड और बास द्वारा मात्रात्मक पद्धति के उपयोग की भी आलोचना करते हैं जिसे वे परिवर्तनकारी नेतृत्व की अप्रत्याशितता के कारण अनुपयुक्त मानते हैं क्योंकि विभिन्न प्रकार के नेतृत्व विभिन्न स्थितियों और या समय में उभरेंगे। समान तौर पर साहित्य कई पद्धतिगत मुद्दों की ओर इशारा करते हैं जिसमें बहुकारक नेतृत्व, प्रभावशाली से जुड़ी अधिक विशिष्ट माप संबंधी चिंताएं शामिल हैं। उनकी सबसे महत्वपूर्ण खोज इस तथ्य से संबंधित है कि दृष्टि प्रेरणा का परिवर्तनकारी नेतृत्व व्यवहार छात्र सीखने की संस्कृति के साथ नकारात्मक रूप से जुड़ा हुआ था। बार्नेट और अन्य 2001 ने सुझाव दिया कि दूरदर्शी प्रेरणादायक प्रधानाचार्य शिक्षकों के प्रयासों को व्यापक स्कूल पहलों के लिए निर्देशित कर सकते हैं जिससे वे अपने शिक्षण और सीखने के लक्ष्यों से विचलित हो सकते हैं। यदि सही है तो इस व्याख्या का छात्र परिणामों पर इसके अनुमानित प्रभावों के संबंध में परिवर्तनकारी नेतृत्व मॉडल के लिए नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यह संस्थान में कुछ संगठन के सदस्यों के लिए सच हो सकता है। एक नए स्कूल के रूप में नई पहल की आवश्यकता होती है। कुछ सदस्य ऐसे होते हैं जो उनके लिए सफल होने का प्रयास करते हैं और शिक्षार्थियों के विकास का ध्यान खो देते हैं।
इससे यह प्रश्न पैदा होता है, क्या शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की तुलना में अपने स्वयं के करियर को बढ़ाने की सोच रहे हैं? इस मामले में वे गलत व्यवसाय में संलग्न हो सकते हैं। संक्षेप में ऐसा प्रतीत होता है कि परिवर्तनकारी नेतृत्व मॉडल से जुड़े सिद्धांत और अनुसंधान में कई सीमाओं की पहचान की जा सकती है। हालांकि जैसा कि बॉश ने उल्लेख किया है, विषय पर अधिक बुनियादी शोध आवश्यक है। सहभागी नेतृत्व संस्था में स्पष्ट एक अन्य सिद्धांत सहभागी सिद्धांत है। सहभागी सिद्धांतों का सुझाव है कि आदर्श नेतृत्व शैली जो दूसरों के इनपुट में ध्यान रखती है या नेता समूह के सदस्यों से भागीदारी और योगदान को प्रोत्साहित करते हैं और समूह के सदस्यों को निर्णय लेने की प्रक्रिया के लिए अधिक प्रासंगिक और प्रतिबद्ध महसूस करने में मदद करते हैं। सहभागी नेतृत्व के साथ हालांकि नेता दूसरों के इनपुट की अनुमति देने का अधिकार रखता है। यह विश्वास कि नेतृत्व को एक समूह की गुणवत्ता माना जाता है धीरे धीरे शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक स्वीकृति प्राप्त कर चुका है। हैरिस, लीथवुड, डे सैमुअल्सन और हॉपकिंस सहभागी नेतृत्व को इस समय नेतृत्व विचार के रूप में वर्णित करते हैं। सहभागी नेतृत्व का मानना है, चूंकि आवश्यक ज्ञान बहुत से व्यक्तियों के पास होता है, इसलिए नेतृत्व की जिम्मेदारियों को बांटने में ही समझदारी है। हालांकि यह माना जाता है कि संगठन के सदस्य अपने क्षेत्र में उच्च स्तर के विशेषज्ञ होते हैं, इसलिए यह आवश्यक है कि ऐसे नेतृत्व का सही प्रबंधन किया जाए। आमतौर पर सहभागी नेतृत्व में कर्मचारी संसाधन और स्कूल की संरचना उस सामान्य दृष्टिकोण के साथ आपस में जुड़े होते हैं जिसमें सार्थक और प्राप्त लक्ष्य और साझा मूल्य निहित होते हैं। यह कर्मचारियों में प्रतिबद्धता और सहयोग का निर्माण करता है और सामूहिक पहचान को मजबूत करता है, जो परिवर्तनकारी नेतृत्व से दृढ़ता से जुड़ा हुआ है। विद्यालय संगठन के सभी पहलुओं पर अधिक ध्यान दिया जा सकता है क्योंकि लोग वही कार्य करना पसंद करते हैं जिसे वे सबसे अच्छा कर सकते हैं। हालांकि सभी सिद्धांतों की तरह इसमें भी कुछ दोष हैं। इसमें अभी भी पदानुक्रम और नौकरशाही जैसे तत्व मौजूद हैं। एक सहभागी दृष्टिकोण स्टाफ के उन सदस्यों पर बहुत निर्भर होता है जो प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं या स्कूल के प्रति परस्पर विरोधी दृष्टिकोण रख सकते हैं। स्पिलाने का दावा है कि जब समूह के लोग एक साथ आते हैं तो वे परम दृष्टि और लक्ष्य की भावना खो देते हैं और स्वार्थी कारणों से समूह के चारों ओर कार्य करना या प्रभावी होना का प्रयास शुरू कर देते हैं। लोग स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा करने लगते हैं, चाहे उनके पास एक अच्छा विचार है या नहीं। नेक्स्ट है वितरित नेतृत्व। सहभागी नेतृत्व के समान एक वितरित नेतृत्व यह मानता है कि कई नेता होते हैं और नेतृत्व गतिविधि व्यापक रूप से संगठनों के मध्य बीच साझा की जाती है। संस्था में नेतृत्व के संबंध में वितरित नेतृत्व औपचारिक और अनौपचारिक भूमिकाओं में उन लोगों के कार्यों के बजाय बातचीत पर ध्यान केंद्रित करता है। हैरिस 2004 के अनुसार एकात्मक वीर नेता के मॉडल को अंत में ऐसे नेतृत्व से प्रतिस्थापित किया जाता है जो व्यक्तियों के बजाय टीमों पर केंद्रित और शिक्षकों, सहायक कर्मचारियों और छात्रों पर नेताओं के रूप में अधिक जोर देता है। जैसा कि पूर्व में चर्चा की गई है, समुदाय की भावना और एक निजी संगठन के रूप में चौतरफा इनपुट वितरित नेतृत्व की मांग को जोड़ता है क्योंकि संस्था में समग्र सफलता और विकास में योगदान देने वाले कई कारक सम्मिलित होते हैं। यह नेतृत्व के लिए उस वैकल्पिक दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है जो माता-पिता, हितधारकों, मालिकों, शिक्षार्थियों और समुदाय सहित बाहरी मांगों में वृद्धि का कारण उत्पन्न होता है। हैरिस एंड स्पिलाने का महत्वपूर्ण कार्य अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा की तेजी से जटिल दुनिया की पहचान करता है, जिसमें कहा गया है कि नेतृत्व को अब विभिन्न प्रकार की विशेषज्ञता और बदलती चुनौतियों और नई मांगों को पूरा करने के लिए पर्याप्त लचीले नेतृत्व के रूपों की आवश्यकता होती है। यदि तदनुसार और सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया जाता है, तो वितरित नेतृत्व अभ्यास से संगठनात्मक प्रदर्शन और परिणामों में सुधार होने की संभावना है। जैसा कि इस अध्याय में पहले चर्चा की गई है, लीथवुड और अन्य ने नोट किया है कि वितरित नेतृत्व की अवधारणा साझा उपयोगी और सहभागी नेतृत्व अवधारणाओं के साथ काफ़ी हद तक ओवरलैप होती है। हालांकि जहां सहभागी नेतृत्व का सभी संगठनात्मक सदस्यों की बढ़ी हुई भागीदारी होता है, वहीं वितरित नेतृत्व का तात्पर्य नेतृत्व कार्य के सामाजिक वितरण से है जो कई व्यक्तियों के काम पर फैला हुआ है। जहां नेतृत्व कार्य कई नेताओं, स्पिलानो और अन्य 2001 की अंतःक्रिया के माध्यम से पूरा किया जाता है। उदाहरण: एक प्रधानाचार्य प्राथमिक माध्यमिक के प्रमुख तथा प्रमुख चरण समन्वयकों की
एक प्रबंधन टीम सहित एक वरिष्ठ प्रबंधन टीम। नेक्स्ट है निर्देशात्मक नेतृत्व। निर्देशात्मक नेतृत्व इस अध्याय में समीक्षा किए गए अन्य मॉडलों से भिन्न है क्योंकि इसकी प्रकृति और स्रोत के बजाय प्रभाव की दिशा पर केंद्रित है। शिक्षण संस्थानों की प्रमुख गतिविधियों के रूप में शिक्षण और सीखने के प्रबंधन पर बढ़ते जोर ने इस दृष्टिकोण का समर्थन किया है, विशेष रूप से इंग्लिश नेशनल कॉलेज फॉर स्कूल लीडरशिप द्वारा, जिसमें इसे अपने 10 नेतृत्व प्रभावों में से एक के रूप में शामिल किया गया है। साउथवर्थ का कहना है कि अनुदेशात्मक नेतृत्व शिक्षण और सीखने के साथ साथ शिक्षकों की व्यावसायिक शिक्षा तथा छात्र विकास से भी जुड़ा है। बुश और ग्लोवर की परिभाषा प्रभाव प्रक्रिया की दिशा पर जोर देती है। निर्देशात्मक नेतृत्व शिक्षण और सीखने और छात्रों के साथ काम करने में शिक्षकों के व्यवहार पर केंद्रित होता है। शिक्षकों के माध्यम से छात्रों के अधिगम पर नेताओं का प्रभाव लक्षित होता है। प्रभाव प्रक्रिया के बजाय प्रभाव की दिशा और प्रभाव पर जोर दिया जाता है। इंग्लैंड और वेल्स के छोटे स्कूलों के प्राथमिक प्रमुखों के साथ साउथवर्थ के गुणात्मक शोध से पता चलता है कि शिक्षण और सीखने में सुधार के लिए 3 रणनीतियाँ विशेष रूप से प्रभावी थी: मॉडलिंग, निगरानी तथा पेशेवर संवाद और चर्चा। निर्देशात्मक नेतृत्व एक बहुत ही महत्वपूर्ण आयाम है क्योंकि यह विद्यालय की केंद्रीय गतिविधियों, शिक्षण और सीखने को लक्षित करता है। हालांकि यह प्रतिमान स्कूली जीवन के अन्य पहलुओं जैसे खेल, सामाजिकरण, छात्र कल्याण और आत्मसम्मान को कम आंकता है। दक्षिण अफ्रीकी टास्क टीम की रिपोर्ट ने जोर दिया कि प्रबंधन महत्वपूर्ण है क्योंकि यह शिक्षण और अधिगम के लिए एक सहायक ढांचा प्रदान करता है। शिक्षा में प्रबंधन अपने आप में एक अंत नहीं है। अच्छा प्रबंधन किसी भी शिक्षा सेवा का एक अनिवार्य पहलू है, लेकिन इसका केंद्रीय लक्ष्य प्रभावी शिक्षण और सीखने को बढ़ावा देना है। शिक्षा सेवा में सभी स्तरों पर प्रबंधन का कार्य अंततः उन परिस्थितियों का निर्माण और समर्थन करना है जिनके अंतर्गत शिक्षक और उनके छात्र अधिगम को प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। इसलिए जिस सीमा तक प्रभावी शिक्षा हासिल की जाती है वह मानदंड बन जाता है। इस आधिकारिक टिप्पणी के बावजूद जो कई अन्य देशों में प्रतिध्वनित होगी, अधिगम को बढ़ावा देने वाले विद्यालयों के केंद्रीय कार्य के लिए प्रधानाध्यापकों और अन्य विद्यालय नेताओं को विकसित किए जाने के केवल सीमित प्रमाण हैं। मोन्टैग में बुश और हॉइस्टेक के शोध से पता चला कि केवल सर्वेक्षण में 27.2% प्रधानाचार्यों ने इस विषय को प्रशिक्षण की आवश्यकता के रूप में पहचाना है। इन निष्कर्षों से पता चलता है कि प्रधानाचार्य शिक्षण के नेताओं के रूप में अपनी भूमिका की अवधारणा नहीं कर रहे हैं। स्कूल प्रशासन और प्रबंधन में आमूल-चूल परिवर्तन को देखते हुए यह समझा जा सकता है कि प्रधानाचार्य वित्तीय और स्टाफ प्रबंधन और शासी निकायों के साथ संबंधों को प्राथमिकता देना चाहते हैं। हालांकि स्कूल सुधार अंततः स्कूल के नेताओं पर निर्भर करता है ताकि वे अधिगम के विकास के लिए अपनी जिम्मेदारी स्वीकार कर सकें। मैक्लेनन और थर्लो दक्षिण अफ्रीका स्कूलों में शिक्षण और अधिगम संस्कृति की अनुपस्थिति का उल्लेख करते हैं। कई शहरी और ग्रामीण स्कूलों में शिक्षण और सीखने की संस्कृति के आभासी पतन ने शिक्षा प्रबंधकों के आत्मविश्वास को खत्म कर दिया है। उन्हें इस बात का बहुत कम अंदाजा है कि संस्कृति को बहाल करने के लिए क्या आवश्यक होगा। प्रधानाध्यापकों के प्रशिक्षण और विकास कार्यक्रमों में सीखने के लिए नेतृत्व के एक प्रमुख स्थान देने से शिक्षण और सीखने की एक उपयुक्त संस्कृति की बहाली की दिशा निश्चित होगी तथा शिक्षण संगठनों के रूप में स्कूलों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान प्राप्त होगा। यह दक्षिण अफ्रीका शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त है जो अपने एसी स्कूल नेतृत्व सामग्री में सीखने के महत्व पर बल देता है। अपने लिए सही नेतृत्व शैली का चुनाव कैसे करें? आप विभिन्न तरीकों से अपने लिए सर्वश्रेष्ठ नेतृत्व शैली को चुन सकते हैं। बिना नेतृत्व के किसी कार्य का क्रियान्वयन मुश्किल हो सकता है। ये कदम उपयोगी हो सकते हैं यदि इस बारे में निश्चित हैं कि कौन सी नेतृत्व शैली आपके लिए काम करेगी। पहले अपने आप को जानें। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी नहीं है, तो जो ज़रूरी हैं हम वो पढ़ेंगे अच्छे से। दूसरा, अपने मूल्यों और चुनौतियों को रेखांकित करें। तीसरा है उन नेताओं को देखें जिनका आपका सम्मान करते हैं। मतलब इसका सीधा सा इसमें यही लिखा हुआ है कि आप जैसे किसी का अपना रोल मॉडल मानते हैं तो उनको देखें वो कैसे कार्य करते हैं और जिनका आप सम्मान करते हैं उनसे सीखें। नेक्स्ट है विभिन्न नेतृत्व शैलियों का प्रयास करें। इसमें यही कहा गया है कि जैसे जो भी जितने भी प्रकार की नेतृत्व शैलियाँ हैं, लीडरशिप की टाइप्स हैं, उसमें से जो बेस्ट हैं उसको उपयोग करने की कोशिश करें। व्यवसाय प्रशिक्षक या परामर्शदाता की तलाश करें। किसी ऐसे कोच या ट्रेनर की या जो गाइडेंस अच्छा देता हो उसकी खोज करें। ठीक है।
नेक्स्ट है, एक नेतृत्व शैली का मूल्यांकन पूरा करें। उसका मूल्यांकन करें, जो अभी आप नेतृत्व शैली अपना रहे हैं, ठीक है, उनका अपने और अपनी टीमों का जो भी कार्य हो रहा है उसका आकलन करें। इसमें बस यही लिखा है। नेक्स्ट है लीडरशिप रोल, नेतृत्व भूमिका। नेतृत्व की भूमिका वह है जिसमें एक व्यक्ति दूसरों को उनके लक्ष्यों को प्राप्ति करने में मदद करने के लिए करता है। यह उस भूमिका को संदर्भित करता है जो व्यक्ति अपने आसपास के लोगों के लाभ पहुंचाने के लिए इस शक्ति का उपयोग करके अधिकार या जिम्मेदारी की स्थिति में लेता है। ज़्यादातर मामलों में नेता समूह के सर्वोत्तम हितों को ध्यान में रखते हुए नेतृत्व करते हैं। आज कई संगठनों में हम नेतृत्व की भूमिका में कोई व्यक्ति समूह को एक साथ रखता है और उन्हें वह हासिल करने में मदद करता है जो वे चाहते हैं या चाहते हैं। जब कोई व्यक्तित्व नेतृत्व की भूमिका निभाता है तो इसका मतलब यह है कि व्यक्ति अपनी टीम में दूसरों का समर्थन कर रहा है। यह रणनीति निर्णय लेने, सूचना एकत्र करने, सलाह देने व किसके लिए जवाबदेह हैं के संदर्भ में हो सकते हैं। नेतृत्व की भूमिकाएं आवश्यक हैं क्योंकि नेता लोगों को एक साथ रखते हैं और एक ही लक्ष्य की ओर काम करते हैं। एक नेता के प्रयासों के माध्यम से प्रभावी सहयोग को बढ़ावा देने के साथ साथ संगठन अधिक कुशल बनते हैं ताकि जो उत्पादन किया जाए वांछित हो। नेता अपने आसपास के लोगों को यथासंभव उत्पादक बनने में मदद करते हैं। नेता अपनी टीमों की मदद करते हैं और महसूस करते हैं कि वे जो कर रहे हैं वह महत्वपूर्ण है। कई संगठन बेहतर हैं काम करते हैं जब विशेष जिम्मेदारियों के साथ नेतृत्व की स्पष्ट भूमिकाएं होती हैं। यह सुनिश्चित करता है कि जो करने की ज़रूरत है वह हो जाता है, जो सबसे कुशल है उसका उपयोग किया जाता है और हर कोई जवाबदेह होता है कि उसे क्या करना है। इसका मतलब यह है कि हर कोई जानता है कि उनसे क्या अपेक्षा की जाती है, इसलिए अनुचितता के बारे में कई शिकायत नहीं होती है। यदि विशिष्ट परिवर्तन किए गए होते तो चीज़ों को और अधिक कुशलता से कैसे किया जा सकता था। यह सबसे प्रभावी परिणाम उत्पन्न करते हुए प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करता है। नेक्स्ट है प्रबंधन के नेतृत्व। प्रबंधन के नेतृत्व की भूमिका प्रबंधक या अपने देशक से स्थिति को संदर्भित करती है। जिन लोगों को नेतृत्व की भूमिका सौंपी जाती है उनके पास आमतौर पर स्थिर शक्ति होती है, अन्य व्यक्तियों की गतिविधियों और कार्यों को निर्देशित करने की क्षमता और उन्हें रिपोर्ट करते हैं। इस प्रकार कई प्रबंधक प्रबंधकीय कौशल के रूप में संदर्भित होते हैं जो आमतौर पर शिक्षा और नौकरी प्रशिक्षण और कार्य उद्योग में पूर्व अनुभव के माध्यम से प्राप्त किए जा सकते हैं। प्रबंधन में एक नेता की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो भी मैनेजमेंट में है उसकी नेता की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या होती है, तो चलिए देखते हैं इसको पॉइंट वाइज जो जो ज़रूरी है हम वही पढ़ेंगे। तो पहला है दूरदर्शी होना चाहिए। एक अच्छा नेता जो है ना वो दूर का मतलब लक्ष्य ओरिएंटेड होना चाहिए। दूरगामी सोच हो उसके पास कि हमें फ्यूचर में कहाँ जाना है और सभी टीमों के साथ आगे कहाँ बढ़ना है। तो इसका मतलब यही है कि दूरदर्शी होना चाहिए। नेता एक रणनीतिकार होना चाहिए, बिल्कुल। दूसरा है ये कि उसको एक रणनीतिकार होना चाहिए कि कोई भी काम करना है उसको एक प्लानिंग एक नियोजित तरीके से करें। तो इसमें यही इसका मतलब है। संचार स्थापित करें, बिल्कुल। संचार स्थापित करें में इसका मतलब बस यही है कि जो भी हमें कार्य करना है या जो भी ज़रूरी सूचना है वो हम अपने और अपने कर्मचारियों के साथ साझा करें। ठीक है, इसमें बस यही लिखा है। प्रभावी रोल मॉडल, बिल्कुल। मतलब जैसे अपने टीम के साथियों के साथ या अपने मतलब जो भी टीम है हमारा या बच्चों के साथ कोई कोई गुस्सा हो जाता है, कोई कोई ऐसा रवैया अपनाता है। तो इसमें बस यही लिखा है कि एक इफ़ेक्टिव ऐसा रोल मॉडल उनके सामने पेश हो। अपने खुद को मतलब उनके सामने ऐसा रखें कि आप उनके लिए लीडर हैं। ठीक है, उनसे अलग हैं, कैसे उनके लिए कार्य कर रहे हैं, आप उनका सम्मान करते हैं। ठीक है, एक प्रभावी रोल मॉडल प्रयोग करें उनके सामने। नेता को एक कौशल समर्थक होना चाहिए, बिल्कुल। इसमें बस यही लिखा है कि नेता जो है वो हमेशा अपने जैसे कि कोई भी कर्मचारी गलत कर नहीं कर पा रहा है कोई काम, या कोई बच्चा गलत काम नहीं कर पा रहा है, मतलब गलत कर दे रहा है कोई काम, तो उसको कैसे सुधारा जाए। या ठीक है कोई स्किल उसके पास नहीं है तो उसको कैसे मदद करे उसको सीखने में। तो इसमें बस यही से लिखा है कि कोई भी स्किल है उसका हमेशा एक नेता को अपने कर्मचारियों को समर्थन करना चाहिए, ना कि उनका विरोध करना चाहिए। ठीक है, इसमें बस यही लिखा है। नेता एक प्रेरणा रूप होना चाहिए, बिल्कुल। हमेशा एक नेता जो है इसमें बस यही लिखा है कि वो हमेशा एक मोटिवेशनल होना चाहिए, कि हमेशा उनको आगे की लक्ष्य दिखाए, उनको मोटिवेट करे। जहाँ पर कर्मचारी अपने आप को डाउन फील करें वहाँ उनको मोटिवेट करना चाहिए। एक उदाहरण स्थापित करना चाहिए, बिल्कुल। इसमें ये लिखा है कि जो भी नेता है हमेशा उनके सामने एक अच्छा सा उदाहरण
जो होपफुल हो, मतलब आशावादी हो, उनके सामने एक अच्छा उदाहरण स्थापित करें कि ये देखिए इन्होंने ऐसे किया तो हम लोग भी ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक नेता की कुछ अहम महत्वपूर्ण भूमिकाएं हैं, तो ये भी देखते हैं। इसमें ये लिखा है, पहला है प्रशिक्षक। प्रशिक्षक का मतलब यह है कि एक नेता जो होता है वो हमेशा ट्रेनिंग देता है अपने कर्मचारियों को कि कैसे सिखाने की जिम्मेदारी उसकी होती है, तो इसमें यही लिखा है कि एक प्रशिक्षक के रूप में। समन्वयक होता है, एक नेता को एक समन्वयक होना चाहिए जो उत्पादकता बढ़ाने के लिए दूसरों के लिए चीज़ों को आसान बनाता है। बिल्कुल, समन्वय का एक मतलब कोऑर्डिनेशन होता है, जिसका मतलब कोऑर्डिनेशन होता है कि एक नेता को हर एक काम में मतलब एक दूसरे के साथ जुड़ा होना चाहिए, ठीक है, और मदद करनी चाहिए उनका। किसी भी काम को कोई कहीं दिक्कत आ रही है तो उसमें कोऑर्डिनेशन सभी टीमों को एक साथ लाना चाहिए। परिवर्तन कारक होना चाहिए, बिल्कुल। जैसे कहीं भी अगर कोई भी परिवर्तन लाना ज़रूरी हो कि यहाँ हमारा काम सही नहीं हो रहा है, कहीं भी परिवर्तन करना हुआ तो नेता को एक परिवर्तन कारक के रूप में होना चाहिए। निर्णय निर्माता, बिल्कुल। स्ट्रॉन्ग डिसीजन टेकर होना चाहिए कि विपरीत परिस्थितियों में एक ऐसे अच्छा डिसीजन कैसे लें जो खुद के लिए और कंपनी के लिए और हमारी टीम के लिए मददगार हो सकता है। प्रभावी होना चाहिए, बिल्कुल। एक नेता को एक प्रभावी तरीके से होना चाहिए, एक प्रभावी कारक होना चाहिए, इफ़ेक्टिव होना चाहिए, दूसरों को प्रभावित करे, उसकी बातें दूसरों को प्रभावित करें, लोग उसके बिहेवियर से, उसके कार्य करने की क्षमता से, उसकी कार्यशैली से प्रभावित हों। टीम प्लेयर होना चाहिए, बिल्कुल। एक नेता को टीम प्लेयर होना चाहिए कि हमेशा एक पूरी टीम को साथ लेना चाहिए, उसको लीड करना चाहिए, प्रतिनिधि करना चाहिए, बिल्कुल। नेता जो है भैया वो अपनी टीम या कर्मचारियों का एक लीडर होता है, तो उसका हेड होता है, तो वो प्रतिनिधि के रूप में हर कार्य करता है और आप अपने कर्मचारियों से करवाता है सहयोग के साथ। श्रोता होना चाहिए, बिल्कुल। नेता को एक अच्छा श्रोता होना चाहिए कि वह कर्मचारियों की बातें सुने, जहाँ जहाँ पर जिसकी कुछ जो समस्याएं हैं उसको सुने। प्रेरक होना चाहिए, प्रेरक का वही मतलब है इसमें कि भाई बिल्कुल एक प्रेरक के रूप में होना चाहिए उसे, हमेशा मोटिवेट करते रहना चाहिए। जहाँ पे कर्मचारी अपने आप को डाउन मतलब या लो फील करें, उनको वहाँ मोटिवेट करना चाहिए, उनको वहाँ मदद करनी चाहिए कि काम को ऐसे करिए। प्रसारक होना चाहिए, एक नेता को संगठन के बाहर और नेता भीतर भीतर दोनों लोगों से जुड़ने में सक्षम होना आवश्यक है, बिल्कुल। मतलब उसका फैलाव होना चाहिए कि जैसे वो ज़रूरी नहीं है कि बस कंपनी तक ही सीमित रहे, बाहरी लोगों के साथ भी उसका संपर्क कैसा है, अच्छे अच्छे सेमिनार करे, उसका इफेक्ट क्या है बाहर की दुनिया में, तो एक प्रसारक के रूप में भी होना चाहिए। संचारक होना चाहिए, मतलब इसमें यह है कि लोगों से बातचीत करने में अच्छा हो, उसकी बोली भाषा ऐसी हो कि दूसरों के ऊपर इम्पैक्ट डाले, वो दूसरों को प्रभावित करे, मीटिंग अलग अलग मीटिंग करे। प्रत्यायोजक होना चाहिए, प्रत्यायोजक वह होता है जो कार्य सौंपता है या दूसरों को अधिक जिम्मेदारियां लेने के लिए कहता है। तो बिल्कुल ये प्रत्यायोजक होना चाहिए कि जो अपने टीम मेंबर्स को एक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए, जो जिस लायक हो उसको वैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे, कभी किसी को ज़्यादा किसी को कम नहीं देना चाहिए, उसकी कैपेबिलिटी के अनुसार प्रत्यायोजक होना चाहिए। नेक्स्ट है अग्रणी भागीदारी, बिल्कुल। एक लीडर को हमेशा आगे होना चाहिए कि चाहे कहीं भी हो, कि मतलब जैसे नहीं होता कि अपने आप को रिप्रेजेंट करे कि सबसे आगे हैं हम, और किसी भी चीज़ को अगर करना हुआ तो उसमें हमेशा आगे रहना चाहिए उसको, क्योंकि वो एक लीडर है, तो उसको हमेशा एक अपना मतलब अग्रणी भागीदारी पहले पार्टिसिपेट करना चाहिए कि पहले हम करके देखते हैं, फिर हम टीमों को अपने हमने कैसे किया फिर उसको अपने टीम के सामने उसको शो करेंगे या उसको सिखाएंगे टीम को। अग्रणी विद्यालय प्रशासन, यह भूमिका एक विद्यालय का नेतृत्व करने, प्रशासनिक और वित्तीय पहलुओं पर केंद्रित है। यह आपको प्रशासनिक नियमों और संबंधित राज्य सरकारों द्वारा जारी दिशा निर्देशों को समझने के साथ साथ स्कूल के वित्त, बजट और धन के उपयोग की समझ विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। एक विद्यालय का नेतृत्व करते समय भौतिक और मानव संसाधनों का प्रबंधन महत्वपूर्ण है, और यह क्षेत्र संसाधनों से प्रभावी ढंग से निपटने के विभिन्न आयामों को पड़ताल करता है। एक विद्यालय नेता की यह भूमिका भी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि यह उचित निर्णय लेने के साथ विद्यालय परिवर्तन का नेतृत्व करने में आपकी मदद करने का प्रयास करता है। नेक्स्ट है नेतृत्व सिद्धांत, लीडरशिप थियरीज। पहला है नेतृत्व का विलक्षणता का सिद्धांत। यह शुरुआती सिद्धांतों में से एक है जो नेतृत्व के व्यापक अध्ययन से संबंधित
प्रस्तावित किया गया था, जबकि 20वीं शताब्दी में इसने प्रमुखता प्राप्त की। इस सिद्धांत को आधुनिक समय में सबसे लोकप्रिय माना जा रहा है। चर्चा के तहत जो इम्पोर्टेंट है उसमें हम वही देखते हैं। सिद्धांत यह है कि नेतृत्व रक्त रेखाओं या पारिवारिक वृक्षों में बहता है, जैसा कि नॉर्थ हाउस 2018 द्वारा दर्शाया गया है। इसलिए सिद्धांत इस धारणा को खारिज करता है कि नेतृत्व सीखा जा सकता है या नेताओं को प्रशिक्षित किया जा सकता है। इसलिए चाहे कोई ऐसे भी प्रशिक्षण प्राप्त करता है, वे सफल नहीं होंगे यदि वे नेतृत्व और संबंधित क्षमताओं से युक्त विशेष गुणों के साथ पैदा नहीं हुए हैं। नेता अनुयायियों से भिन्न होते हैं। इस संदर्भ में अनुयायी वे लोग हैं जिनमें जन्म के समय नेतृत्व के गुण नहीं थे, इसलिए वे नेतृत्व करने के लिए अभिशप्त हैं। जैसे नेताओं के पास विशिष्ट विशेषताएं होती हैं, जैसे कि शरीर संरचना के साथ साथ बेहतर पारस्परिक विशेषताएं भी होती हैं। नेतृत्व विलक्षणता सिद्धांत में बस देखिए सीधा सा मतलब यही है कि जो एक नेता होता है वो उसमें जन्मजात जो भी नेता नेता एक लीडर की क्वालिटीज़ होती हैं या एक कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, वो जन्म से उसके साथ होती हैं। वे कर्मचारियों से कैसे अलग होता है? कर्मचारी के पास उनके गुण वो नहीं थे, वो जन्मजात नहीं थे, और वो कर्मचारियों से बहुत सारी अलग क्वालिटीज़ होते हैं उनके अंदर, जैसे पारस्परिक संवाद करना, उसका फिजिकल अपीयरेंस, वो सबसे अलग होता है। इसीलिए वो एक एक नेतृत्व विलक्षणता का सिद्धांत में यही है। ठीक है। तो बुद्धिमत्ता और विद्वत्ता जो विशेषताएं सबसे ऊपर बताए गए हैं वे उन लक्षणों को व्यापक श्रेणियों के अंतर्गत आती हैं जो इस सिद्धांत के दायरे में आते हैं। नेतृत्व के गुण सिद्धांत की नेता की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। बुद्धिमत्ता और विद्वत्ता, बिल्कुल नेता जो होते हैं, इसमें देखिए यही लिखा है कि जो नेता होते हैं उसमें बहुत अच्छी एक लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं। विपरीत परिस्थितियों में कैसे एक डिसीजन लिया जाना चाहिए, और कम समय में चीज़ों को अचीव करने में मदद करते हैं। ठीक है। इसमें बुद्धिमत्ता और विद्वत्ता को शामिल करते हैं। दूसरा है शारीरिक लक्षण, बिल्कुल इसमें यही है कि नेताओं के नेतृत्व के गुण तब माने जाते हैं जब उनके पास विशेष शारीरिक लक्षण होते हैं, क्योंकि मानव विभिन्न सेटिंग्स समुदाय ऐसे भिन्न होते हैं। द्वारा सुझाए गए शारीरिक लक्षण जैसे उसमें उनकी हाइट अच्छी होनी चाहिए, उनका वेट अच्छा होना चाहिए, उनमें पावर होनी चाहिए, उनके कपड़े अच्छे पहनने होने चाहिए। नेक्स्ट है सामाजिक स्थिति, बिल्कुल सामाजिक स्थिति में बस इतना सा है कि वे उनकी जो सोशल कंडीशन है या समाज में जो उनका स्तर है एक लीडर के रूप में होना चाहिए, उनमें एक क्वालिटीज़ होनी चाहिए। दूसरा है कार्य अभिविन्यास। कार्य अभिविन्यास से तात्पर्य है कि कोई उन्हें सौंपी गई जिम्मेदारियों को कैसे पूरा, बिल्कुल कार्य अभिविन्यास में यह है कि एक लीडर है, उनको कोई कार्य सौंपा गया है, उसको कैसे करते हैं, टाइमली उसको अचीव कर पाते हैं या नहीं। तो इसमें यही है। व्यक्तित्व विशेषताएं, व्यक्तित्व की निम्न विशेषताएं होती हैं: खुलापन या स्पष्टता, ईमानदारी, बहिर्मुखता, सहमतता, मनोविक्षुब्धता। विलक्षण सिद्धांत की सीमाएं, सबसे पहले सिद्धांत अनुभवी रूप से परीक्षण योग्य नहीं है, इसलिए कोई सार्वभौमिक मानक नहीं है जो यह निर्धारित करते हैं कि कोई अपने पहलुओं जैसे भौतिक लक्षणों के आधार पर नेतृत्व कर सकता है या नहीं। उदाहरण के लिए कुछ लोगों को कोई छोटा लग सकता है जबकि अन्य उन्हें ऊंचाई में औसत से ऊपर मान सकते हैं। नेतृत्व का व्यवहार सिद्धांत, दूसरा नेतृत्व का व्यवहार सिद्धांत, यह सिद्धांत में नेतृत्व पर प्रारंभिक औपचारिक अध्ययनों में से एक था और यह नेतृत्व के गुण सिद्धांत का विकास था। इसलिए लक्षण पहचानते हैं लेकिन उनकी भूमिकाओं नेताओं के अस्थायी बिंदु देने की होती है। इस सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव यह है कि गुणों से संबंधित कोई मात्रात्मक नेतृत्व क्षमता नहीं है। इसका मतलब यह है कि जरूरी नहीं है कि वो जन्मजात से पैदा ही उनको वो लीडर सब क्वालिटी। नेक्स्ट है नेतृत्व का आकस्मिक सिद्धांत। नेतृत्व का आकस्मिक सिद्धांत नेतृत्व के व्यवहारिक दृष्टिकोण का अग्रवर्ती है। जैसा कि नॉर्थ हाउस द्वारा कहा गया है, सिद्धांत जिसका उल्लेख ऊपर किया गया है नेतृत्व परिस्थितियों पर निर्भर होता है। परिस्थिति की मांग के अनुसार योजनाओं को अलग अलग तरह से संचालित किया जाता है। एक नेता का व्यक्तिगत और एक टीम की संरचना वे अन्य कारक हैं जिन्हें उन्हें इनके सिद्धांत में उजागर किया है। कुछ नेता संबंधों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जबकि अन्य विशुद्ध रूप से कार्य पर केंद्रित होते हैं। पथ लक्ष्य सिद्धांत, पथ लक्ष्य सिद्धांत रॉबर्ट हाउस द्वारा विकसित किया गया। यह सिद्धांत के अनुयायियों को उनके लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता करना और यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक दिशा और समर्थन प्रदान करने का नेता का काम है कि उनके लक्ष्य समूह या संगठन के समग्र उद्देश्यों के अनुकूल है। शब्द पथ लक्ष्य इस विश्वास से लिया गया है कि प्रभावी नेता अपने अनुयायियों को अपने कार्य लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अपने अनुयायियों की मदद करने के लिए मार्ग को स्पष्ट करते हैं और बाधाओं को कम करके पथ के साथ यात्रा को आसान बनाते हैं। इसमें यही सब सीधा सा मतलब इसका यही है
कि जो भी लीडर है एक अच्छा सा रास्ता बनाता है जिसमें उनको चलना होता है अपने लक्ष्य को निर्धारित करते हुए, उसमें अपनी टीम के साथ चलता है उस रास्ते पे। तो इसमें यही है। हाउस ने नेतृत्व के चार व्यवहारों की पहचान की। एक हाउस थे, उन्होंने नेतृत्व के चार व्यवहारों की पहचान की। पहले निर्देशक नेताओं ने, बिल्कुल इसमें यही है कि एक डायरेक्शन देना होता है नेता के, एक अच्छे डायरेक्शन दे, अच्छी दिशा में डायरेक्शन दे, अच्छे समय में डायरेक्शन दे। सहायक नेता जो मित्रवत टीमों के साथ या अनुयायियों के साथ एक फ्रेंडली व्यवहार करे। सहभागी नेता निर्णय लेने से पहले अनुयायियों के साथ विचार विमर्श करता है। कोई भी डिसीजन लेना होता है तो उसको उनके साथ विचार विमर्श करता है तब निर्देश लेता है। उपलब्धि उन्मुक्त नेता चुनौतीपूर्ण लक्ष्य निर्धारित करता है और अनुयायियों से उनके उच्चतम स्तर पर प्रदर्शन की अपेक्षा करता है। बिल्कुल एक ऐसा टारगेट ओरिएंट करता है, टारगेट लेता है जो अपनी टीम के साथ मिलकर उसको अचीव करने में मदद करता है। नेक्स्ट है महापुरुष सिद्धांत। प्रबंधन का महापुरुष सिद्धांत सबसे आदिम सिद्धांतों में से एक है जिनका उपयोग प्रबंधन और नेतृत्व के बारे में समझ विकसित करने के लिए किया जाता है। महापुरुष सिद्धांत यह तय है कि किसी व्यक्ति में प्रबंधन संबंधी क्षमता जन्मजात होती है। इसमें देखिए बस यही सा लिखा है कि एक जो भी नेता, महापुरुष सिद्धांत का मतलब यही होता है कि एक महान नेता के रूप में वो जन्मजात उनके में लीडरशिप क्वालिटीज़ या नायक का एक ऐसा हो कि जो उनकी बातें दूसरों को प्रभावित करें और उनमें जन्मजात लीडरशिप के क्वालिटीज़ हों। ठीक है। लक्षण सिद्धांत। प्रबंधन का लक्षण सिद्धांत दशक तक प्रभावित था। माना जाता है कि प्रबंधक पैदा होते ही बनाए नहीं जाते। प्रबंधन का यह लक्षण सिद्धांत किसी व्यक्ति की सफल और सफल दोनों व्यवहारों के अभ्यास के उल्लंघन। बिल्कुल इसमें लक्षण सिद्धांत ये दिया गया है कि भाई देखो, कोई लीडर जो है ना उसमें जो क्वालिटीज़ हैं वो जन्मजात नहीं होते हैं। वो जो समय और परिस्थितियां हैं उसके अनुसार वे सीखते हैं और लीडरशिप की क्वालिटी उनके अंदर ऐसे आती है परिस्थितियों को लेके। व्यवहारिक सिद्धांत। व्यवहारिक प्रबंधन सिद्धांत इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि प्रबंधन वास्तव में क्या करते हैं, न कि उनकी खूबियों पर। इसमें विभिन्न व्यवहार के प्रतिरूप देखे जाते हैं और प्रबंधन शैलियों के रूप में वर्गीकृत किए जाते हैं। प्रबंधन व्यवहार के इस क्षेत्र में निश्चित रूप से नेताओं की तुलना में कार्य प्रबंधकों द्वारा नेतृत्व पर अधिक ध्यान दिया गया है। स्थिति सिद्धांत 50 से 60 दशक के अंत तक प्रभावशाली रहे। इस सिद्धांत ने प्रबंधकों की विशेषताओं, ये इतना ज़रूरी नहीं है कि इसको हम लोग पढ़ें, तो जो ज़रूरी है हम लोग वही देखेंगे, क्यों अपना बेफालतू का टाइम बर्बाद करें। तो इससे अच्छा है कि हम वही पढ़ें जो ज़रूरी है। विद्यालय विकास योजना, स्कूल डेवलपमेंट प्लानिंग, एसडीपी। विद्यालय विकास योजना की प्रकृति। कुछ समय से शिक्षावादियों के बीच व्यापक स्वीकृति रही है कि सहयोगी विद्यालय विकास योजना विद्यालय प्रभावशीलता और विकास को बढ़ावा देने का एक शक्तिशाली साधन है। सीखने के इष्टतम वातावरण बनाने और अपने विद्यार्थियों के लिए सबसे उपयुक्त पाठ्यक्रम प्रावधान को विकसित करने और लागू करने के लिए स्कूल तेजी से विद्यालयी विकास की योजना में सक्रिय रूप से शामिल हो रहे हैं। विद्यालय विकास योजना अनिवार्य रूप से एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नीतिगत भूमि के पौधे विद्यालय समुदाय को निरंतर बदलती हैं और विकासशील जरूरतों से विकसित होते हैं। चूंकि प्रत्येक विद्यालय अपने कर्मचारियों, विद्यार्थियों, सहायक संरचनाओं, संसाधनों की उपलब्धता आदि के मामले में अद्वितीय है, विद्यालय विकास योजना में नियोजित रणनीतियाँ एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में काफ़ी भिन्न होंगी। हालांकि सभी मामलों में विद्यालय योजना का अनिवार्य उद्देश्य विद्यालय की प्रभावशीलता और सुधार को बढ़ावा देना है और इसमें विद्यालय के सभी भागीदारों के सहयोगात्मक प्रयास शामिल होने चाहिए। एक विद्यालय योजना की परिभाषा। विद्यालय की योजना स्कूल के शैक्षिक दर्शन, उसके मिशन के लक्ष्यों और उन्हें कैसे प्राप्त करने का प्रस्ताव का एक वक्तव्य है। यह कुल पाठ्यक्रम और स्टाफ, स्थान, पुस्तकालय, प्रयोगशाला और अन्य सुविधाओं, उपकरण, समय और वित्त सहित विद्यालय के सभी संसाधनों को संगठन से संबंधित है। इसमें प्रशासनिक और संगठनात्मक मुद्दों की एक विविध श्रेणी पर विद्यालय की नीतियाँ भी शामिल हैं और जहाँ उपयुक्त हो आधिकारिक दिशा निर्देश, परिपत्रों, नियमों को लागू करने के लिए विद्यालय की रणनीतियाँ भी शामिल है। विद्यालय योजना समग्र रूप से विद्यालय के कार्य के लिए और पूरे विद्यालय की प्रगति के लिए और विकास पर मूल्यांकन और रिपोर्ट करने के लिए एक आधार के रूप में कार्य करती है। यह विद्यालय में शिक्षण और सीखने की गुणवत्ता बढ़ाने के संदर्भ में लक्ष्यों की स्थापना और उपलब्धि उद्देश्यों के विनिर्देशन से संबंधित है। लक्ष्यों और विद्यार्थियों के उद्देश्य के कुछ उदाहरणों में सुधार करने की रणनीतियाँ शामिल हैं। पहला है प्रतिधारण दर, दूसरा सभी स्तरों पर साक्षरता और संख्या ज्ञान के मानक,
वैकल्पिक कार्यक्रम प्रदान करके सभी विद्यार्थियों के लिए उपलब्धि स्तर उपलब्ध कराना। उदाहरण माध्यमिक विद्यालय छोड़ना। सीबीएसई, एक्यूएससी, आईबी आदि राज्य परीक्षाओं में माध्यमिक विद्यालय छोड़ने वाले प्रमाण पत्र उम्मीदवारों का प्रदर्शन। विद्यालय विकास योजना की रूपरेखा। प्रक्रिया। इसकी आधारिक संरचना एक नियोजन चक्र है जो केंद्रीय कोर के चारों ओर घूमता है। कोर में स्कूल का मिशन, दृष्टि और मौलिक उद्देश्य शामिल है। नियोजन चक्र में 4 प्रमुख संचालन शामिल है: समीक्षा, डिजाइन, कार्यान्वयन और मूल्यांकन। प्रक्रिया को आरेखीय रूप से निम्नानुसार दर्शाया जा सकता है। यही चीज लिखी है कि मूल्यांकन, समीक्षा, निरीक्षण, योजना, साधन। विद्यालय विकास योजना प्रक्रिया अक्सर मूल के साथ शुरू होती है: मिशन, विजन और लक्ष्यों का निर्माण। हालांकि कुछ विद्यालयों की समीक्षा के साथ शुरुआत करना योजना प्रक्रिया में भागीदारी के माध्यम से और विशेष रूप से स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर प्रतिबिंब के माध्यम से अपने मिशन, दृष्टि और उद्देश्यों को समृद्ध और स्पष्ट करने की अनुमति देना अधिक सहायक लगता है। संदर्भ कारक जो विद्यालय के भविष्य को आकार देने का प्रभावित करेंगे। चरण 1, आरंभ करना। तो इसमें यह लिखा है कि इसको कैसे स्टार्ट किया गया एक प्लानिंग तरीके से विद्यालय विकास योजना को। इसमें सीधा यही लिखा है कि एक प्रबंधक है जो स्कूल प्रबंधक है या प्रधानाध्यापक है, और उसमें जो भी शिक्षक कर्मचारी हैं वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसमें आरंभ में यही सब देखना है। हितधारक कौन है? स्कूल के हितधारक वे सभी हैं जो विद्यालय और उसके विकास में रुचि रखते हैं। हितधारक में आते हैं विद्यालय प्रबंधक, शिक्षक, माता पिता के साथ समुदाय के समझ जैसे धार्मिक नेता, व्यापारी लोग, क्षेत्रीय परामर्शदाता, ग्राम टाउनशिप प्रमुख और क्षेत्रीय कार्यशाला और कर्मचारी शामिल हैं। यहाँ तक कि शिक्षार्थी भी हितधारक हैं जो मूल्यवान योगदान दे सकते हैं, विशेष रूप से उच्च श्रेणी स्तर के। हितधारकों की भागीदारी की व्यवस्था करने का मतलब है कि विद्यालय के प्रबंधकों को इन सभी लोगों को प्रभावी ढंग से शामिल करने के तरीकों पर विचार करने की आवश्यकता है। ये नेक्स्ट है, हितधारकों को कैसे शामिल किया जाए। मतलब जो भी टीचर हैं, प्रबंधक हैं और समुदाय के जो भी अच्छे लोग हैं उनको कैसे शामिल किया जाए, इसमें यही चीज़ें लिखी हुई हैं। तो उदाहरण के लिए शिक्षक और प्रबंधन से जुड़े सीखने के क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। प्रमुख विभागाध्यक्ष और स्कूल बोर्ड प्रबंधन और नेतृत्व के क्षेत्र पर चर्चा कर सकते हैं। माता पिता स्कूल के गुणवत्ता, भौतिक संसाधनों, अनुशासन आदि पर चर्चा करने के लिए मिल सकते हैं। ऐसे तो इसमें यही लिखा है कि ये जो टॉपिक है हितधारकों को कैसे शामिल किया जाए, तो बिल्कुल इसमें टीचर जो है कि क्लास को कैसे प्रबंधन करना है, कौन कब किसकी क्लास होगी, स्कूल के कार्य क्या हैं उसका प्रबंधन करेगा। और जो भी और माता पिता स्कूल में कैसे विकास किया जाए, किस चीज़ की भौतिक संसाधनों की कमी है या अनुशासन, इस पर चर्चा करने के लिए मिल सकते हैं। तो इसमें बस यही लिखा है। नेक्स्ट पे चलते हैं, चरण 2, विद्यालय विश्लेषण करना। अगला चरण विद्यालय विश्लेषण करना है। इस चरण में आपको और विद्यालय विकास योजना समिति एसटीबीसी को स्कूल की ताकत और कमजोरियों की पहचान करने पर ध्यान देना चाहिए। विद्यालय संश्लेषण करने का अर्थ है कि यह निर्णय करने के लिए क्या विद्यालय अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर रहा है। देखिए इसमें इसका लक्ष्य क्या है, बनाए रखने या बनाने के लिए ताकत की पहचान करने के लिए, कमजोरियों की पहचान करना, उन्हें ठीक करना और विकास के लिए प्राथमिकताओं को चयन करने के लिए एक आधार। बिल्कुल इसमें सीधा सा मतलब है चरण 2 में यही है कि विद्यालय विश्लेषण में कि विद्यालय की कमजोरियों और कहाँ पर विद्यालय लैग कर रहा है, उसको कहाँ पर है, उसकी कमियों को कैसे सुधारा जाए। ठीक है, इसमें यही चीज़ है विद्यालय विश्लेषण में। नेक्स्ट है सीखने के परिणाम, जिसमें निम्न चीज़ें शामिल हैं: सीखने के उद्देश्यों और बुनियादी चर्चाओं की उपलब्धि, निरंतर मूल्यांकन और परीक्षा परिणाम, सामाजिक व्यवहार और शिक्षार्थियों का अनुशासन, सीखने की प्रतिबद्धता, शिक्षण जिसमें शामिल है योजना और तैयारी की गुणवत्ता, पढ़ाए जाने वाले विषयों की योग्यता और समझ, शिक्षण प्रक्रिया की गुणवत्ता, सीखने का आकलन, सह पाठ्यक्रम और पाठ्येतर गतिविधियाँ, शिक्षार्थी सहायता, मार्गदर्शन और कल्याण जैसे कि शिक्षार्थियों का स्वास्थ्य और सुरक्षा, शिक्षार्थियों को दिया गया समर्थन, छोड़ने वालों की दर, विद्यालय का व्यवहार और समुदाय के साथ जुड़ाव जैसे कि कर्मचारियों और शिक्षार्थियों का मनोबल और प्रतिबद्धता, शिक्षार्थियों और अभिभावकों के साथ संचार, माता पिता का हस्तक्षेप, सामुदायिक संपर्क, संसाधन विकास और प्रबंधन में आएगा। इमारतें हो गई, शैक्षणिक संसाधन जैसे टीचिंग लर्निंग मटेरियल, विद्यालय वित्त का प्रबंधन।
प्रबंधन नेतृत्व और गुणवत्ता आश्वासन, ये सब चीज़ें उतना ज़रूरी नहीं है लिखी हैं। तो चरण 3 पे आते हैं हम। आवश्यकताओं को प्राथमिकता दें और उद्देश्य निर्धारित करना। मतलब जैसे स्कूल में किस किस चीज़ों की ज़रूरी है और कौन चीज़ पहले ज़रूरी है, इसमें यही लिखा है। जैसे टीएलएम का जो चीज़ें ज़रूरी है बच्चों के लिए, हाँ, उसकी जो कभी कमजोरियाँ हैं उनका समाधान, समस्या समाधान कैसे किया जाए, इसमें इसी के बारे में लिखा गया है सब, ये सब चीज़ें। इसमें यही सब लिखा गया है कि किस चीज़ की कब आवश्यकता है, उसको सही समय पर दिया जाए। एसजीपीसी वास्तव में प्राथमिकताओं के बारे में कैसे निर्णय ले सकती है, इसमें यही सब सारी चीज़ें लिखी हैं उसी के बारे में। कोई मतलब नहीं है इन सब चीज़ों का, हम वही पढ़ेंगे जो बहुत ज़रूरी है। एक कार्य योजना तैयार करना, बिल्कुल। कार्य योजना से मतलब ये है कि एक प्लानिंग भी कोई भी चीज़ें करना है उसको कैसे, एक तीन मतलब इनको लगभग एक प्लान तरीके में किया जाए, ठीक है। और उसमें चेंजेस क्या लाए जा सकते हैं अच्छे से अच्छे कार्य करने के लिए। तो इसमें एक हर चीज़ें में सीधा सा मतलब है, एक हर चीज़ें करने का एक प्रॉपर नियोजन तरीके से करनी चाहिए इसमें, ठीक है। कौन क्या करेगा, देखिए यही सब चीज़ें लिखा है। विद्यालय में कौन नेतृत्व करेगा, कौन बातचीत करेगा, कौन प्रेरणा देगा, ये सब यही चीज़ें इसमें शामिल हैं। टीम बनाएं, आयोजन के लिए सुझाव, तो ये सब बहुत ज़रूरी नहीं, बस इसका यही मतलब समझ लीजिए। निधि जुटाना, पैसे कहाँ से कलेक्ट करें। विद्यालयों के लिए निधि के कुछ स्रोत, जैसे माथे पर जो आसपास के लोगों से उनसे पैसे इकट्ठे करना, जो अच्छे लोग हैं नेता हो गए उनसे लेना पैसे। तो इसमें यही सब चीज़ें लिखे हैं। तो वही विद्यालय के लिए बजट बजट आवंटित करना, या उसको बजट कितनी किस चीज़ की कितना ज़रूरत है, तो यही प्लानिंग के तरीके से ही तो करेंगे सब कुछ कि विकास कैसे होगा इसका। तो इसमें यह अच्छे सिद्धांत और बुरा अभ्यास, योजना, विकास योजना की जानकारी बजट समिति को देनी चाहिए, बिल्कुल। योजना और बजट प्रक्रियाओं को एकीकृत किया जाना चाहिए। विकास योजना में उद्देश्यों को लागत की जानकारी देनी चाहिए। वही चीज़ें हैं कि प्रबंधन उसका कैसे करना है, हर चीज़ों को प्लानिंग के तहत करनी है। कब जो भी पैसों की ज़रूरत है उसका आवंटन कैसे करना चाहिए, कब किसी समय पे सूचना देनी चाहिए, तो यही सब चीज़ें इसमें लिखी हैं। चरण 5 है हितधारकों का से अनुमोदन करना। कार्य योजना को लागू करने से पहले विद्यालय के हितधारकों का समर्थन और सहयोग प्राप्त करना महत्वपूर्ण है। इसमें सीधा सा मतलब यही है कि जो भी चीज़ें आपने प्लानिंग वे में की हैं, जो भी प्लान किया है, जो भी कार्य करने जा रहे हैं, उसमें सबको शामिल करें। उसमें चाहे हो गए शिक्षक हो गए, माता पिता हो गए और बच्चे हो गए, सबको शामिल करके उनसे शेयर करें, फिर जाके वो डिसीजन लें, ठीक है। इसमें यही चीज़ें इतनी लिखी हैं। तो नेक्स्ट वन है छठा, योजना को लागू करें और उसकी निगरानी करें। तो इसमें यही है कि उस जो आपने प्लानिंग की, आप उसको एकदम लागू करिए और उसकी निगरानी करिए, उस पर नियंत्रण करिए। क्या चीज़ें सही हैं, क्या चीज़ें गलत हैं, उस पर एक नियंत्रण के तरीके से बदलाव उसमें करते रहिए जहाँ जहाँ ज़रूरी हो। अवलोकन करें, देखिए वही चीज़ें हैं। और अनौपचारिक बातचीत करके, बैठकें करके, आत्म प्रतिबिंबित करके, दस्तावेजीकरण करके, ये सब तरीके हैं कि इससे हम सारी चीज़ों को सही कर सकते हैं। सुधारात्मक कार्रवाई करके, देखिए यही सब चीज़ें लिखी है ना कि कैसे प्लानिंग करके उसका निगरानी करते रहिए समय समय पे। भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को फिर से सौंपना, नए कर्मचारियों के कौशल, वही जहाँ जहाँ पे ज़रूरी हो वहाँ पर बदलाव करिए। हमेशा पूछते रहिए बच्चों से। लोगों को योजना की जानकारी देना, अच्छा ये वही पेज है। तो इसमें यही सारी चीज़ें हैं कि हम चीज़ों को कैसे सुधार सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं जो हमारे लिए ज़रूरी है। हम देखिए ये मत सोचिए कि हमें समय या हमको पढ़ाने का मन नहीं है तो हम जल्दी जल्दी ये कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब बस यहाँ पे इतना है कि जो चीज़ें ज़रूरी हैं हम वही पढ़ें, क्यों बेफालतू की चीज़ें पढ़ें। कम समय है तो हम ज़रूरी चीज़ें ही पढ़ें। चरण 9, प्रगति पर वापस रिपोर्ट करें और सफलता का जश्न मनाएं। जो भी रिपोर्ट है प्रगति पर हमने कहाँ प्रोग्रेस किया उसका रिपोर्टिंग करके और सफलता का जश्न मनाएं उसको।
नेक्स्ट टॉपिक है समुदाय के साथ साझित। देखिए ये जरूरी है, ये हम पूरा पढ़ेंगे अच्छे से। तो क्यों बिना मतलब की चीज़ें पढ़ें हम। प्रत्येक विद्यालय का अस्तित्व होता है और वह किसी न किसी समुदाय से संबंधित भी होता है। जहाँ भी आपको कोई विद्यालय मिलता है वहाँ निकटतम कम से कम एक सूक्ष्म समुदाय अवश्य होता है। एक विद्यालय पर इसमें यही लिखा है कि समुदाय को भी हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। ठीक है। विद्यालय प्रबंधन में इस संबंध को विद्यालय और समुदाय के बीच संचार के रूप में नामित किया जाता है। तो इसमें यही सारी चीज़ें हैं। शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति द्वारा यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्रशासनिक तंत्र निम्नलिखित मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित होगा। अपने विद्यालयों के प्रशासन और प्रबंधन में स्थानीय स्तर पर समुदायों के करीब भागीदारी, बिल्कुल उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना और उनके कार्यान्वयन भी, कोई भी कार्य हो उनके उनको शामिल करना। नेक्स्ट टॉपिक है विद्यालय समुदाय संबंध की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ स्कूल कम्युनिटी रिलेशनशिप। तो इसको देखते हैं कहाँ से ज़रूरी है, कहाँ से ज़रूरी है। यहाँ यही सब चीज़ें लिखी है कि कब सभी ने कैसा अपना मत दिया कि विद्यालय को समुदाय के साथ संबंध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देख रहे हैं ये सब यही बात लिखी हुई है यहाँ इसमें। तो ये बहुत ज़रूरी नहीं है चीज़ें। विद्यालय सामुदायिक संबंध और विद्यालय विकास। तो चलिए ये देखते हैं, ये ज़रूरी है। विद्यालय सामूहिक संबंध और विद्यालय का विकास, कैसे विद्यालय में समुदाय की भागीदारिता को सुनिश्चित करके विद्यालय का विकास हो सकता है। यह विद्यालय की आवश्यकताओं के बारे में समुदाय की समझ को बढ़ाता है। समुदाय को विद्यालय की आवश्यकताओं को पूरा करने की प्रक्रिया में शामिल होने के लिए प्रेरित करता है। यह शांति और राष्ट्रीय समझ को बढ़ावा देने वाले सामाजिक कार्यों के सभी पहलुओं के विषय में विद्यालयों और समुदायों की समझ को विकसित करने में मदद करता है। सामाजिक योगदान जैसे विद्यालय और यहाँ तक कि समुदाय के विकास के लिए धन जुटाना। यह विद्यालय प्रबंधन को समुदाय के स्कूलों, आवश्यकताओं, अपेक्षाओं और आकांक्षाओं से अवगत होने में मदद करता है। इससे विद्यालय अलग थलग नहीं रहता बल्कि सामाजिक अपेक्षाओं के साथ चलता है, जिससे विद्यालय वर्तमान दुनिया के लिए प्रासंगिक हो जाता है। प्रभावी विद्यालय समुदाय संबंधों वाले एक विद्यालय में हमेशा अधिकतम अनुशासन रहता है। बिल्कुल उसमें अनुशासन रहता है, क्योंकि विद्यालय और समुदाय के बीच एक आपसी समझ उस विद्यालय के विकास को बढ़ावा देती है। परिषद द्वारा सुविधाएं भी प्रदान की जा सकती हैं। तो इसमें देखिए यही सब चीज़ें लिखी हुई हैं कि एक समुदाय किस तरह से विद्यालय के विकास में मदद कर सकता है। बिल्कुल जैसे पेरेंट्स टीचर मीटिंग हो गया, उनको आयोजित कराएं और कोई भी डिसीजन अगर ले रहे हैं या कोई भी कमियां उनको नज़र आ रहे हैं तो समुदाय से एक बार पूछना चाहिए या समुदाय को साझा करना चाहिए अपने डिसीजन में। तो घर देखिए भाई सब चीज़ें लिखी हैं ना, किताबें और क्या चीज़ें नहीं हैं, ये सब चीज़ें। विद्यालय समुदाय संबंध और विद्यालय विकास संस्थाएं, ये ज़रूरी है भाई, इसको पढ़ेंगे। एडुलेशन 2016 ने विद्यालय समुदाय संबंध और विद्यालय विकास में शामिल संस्थाओं या समूहों के रूप में निम्नलिखित पर प्रकाश डाला है। अभिभावक शिक्षक संघ पीटीए होना चाहिए, पूर्व छात्र संघ, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स और स्वैच्छिक संबंधित संस्थाएं समूह। उन्होंने कहा है कि उपरोक्त सभी संस्थाएं स्कूल के विकास में मदद करने के लिए निम्न सूचीबद्ध कार्य करती हैं। ये विद्यालय और समुदाय के कल्याण को बढ़ावा देती हैं, विद्यालय के विकास को और बढ़ाने के लिए शानदार विचार और सलाह प्रदान करती हैं, विद्यालय के विकास को बढ़ाने के लिए विद्यालय की ओर से बाहरी निकायों से वित्तीय सहायता प्राप्त करती हैं, विद्यालय और घर के बीच प्रभावी संपर्क का प्रावधान करती हैं, जो माता पिता को विद्यालय में अपने बच्चों की प्रगति से अवगत कराता है। वे अनुशासन संबंधी समस्याओं की स्थिति में विद्यालय के अधिकार को मजबूत करती हैं। संस्थाएं छात्रों और विद्यालय के लिए कल्याण सेवाओं के प्रावधान और प्रशासन में योगदान करती हैं, उदाहरण पेयजल की आपूर्ति, आधुनिक शौचालय सुविधाएं, स्कूल बस आदि। वे विद्यालय के नियमों और विनियमों का कर्मचारी और छात्रों द्वारा पालन किए जाने हेतु स्कूल अधिकारियों का योगदान देती है। योग्य छात्रों और कर्मचारियों के लिए छात्रवृत्ति का प्रावधान करती हैं। विद्यालय के विकास हेतु स्टाफ और छात्र क्षमता दोनों को बढ़ाने के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण और करियर वार्ता या सेमिनार का आयोजन करती हैं। विद्यालय के विकास को बढ़ाने के लिए योग्य कर्मचारियों को रोजगार संबंधी निर्णय देती हैं और भागीदारी करती हैं। विद्यालय सुविधाओं के संबंध में प्रावधान कराती हैं और मरम्मत भी कराती हैं। तो इसी के साथ हमारा ये यूनिट ख़त्म हुआ। आप ये मत सोचिएगा कि हमने ये भगा भगा के पढ़ा दिया, हमको पढ़ाने का मन नहीं था। मैंने इस बुक को 2 बार पढ़ा है, ठीक है। तो
मुझे पता है कि क्या चीज़ें इसमें ज़रूरी हैं, क्या चीज़ें नहीं ज़रूरी हैं। तो उसके तहत जो ज़रूरी थे मैंने उसको, जैसे देखिए टीचर जो लीडरशिप की शैलियाँ हैं, वो सब चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई, क्योंकि वो सब एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। इसमें बहुत सारी चीज़ें बेवजह ही लिखी हुई हैं, इन्होंने अपना मत दिया, इन्होंने अपना मत दिया। तो ये सब चीज़ें नहीं पूछे जाएंगे उसमें, जो ज़रूरी है हम वही पढ़ेंगे। तो मन से पढ़ेंगे। फिर से मिलेंगे एक नई यूनिट के साथ, नई जोश के साथ, नई ऊर्जा के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।